हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक आइज एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन के साथ फिर से आगे हैं हम आज की जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको डिस्कस करने के लिए। आज जो आर्टिकल्स हैं ना वो बिल्कुल डे टू डे लाइफ में जो भी हम चीज़ें देखते हैं और जो हम डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं और उसमें जो आर्टिकल्स देखते हैं उससे थोड़ा सा हटके है। पहली बात तो कल जो हमने न्यूज़ डिस्कस की थी उससे ही रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसके बारे में बात करेंगे। जो कर्नाटका में बिल लेकर के आई है गवर्नमेंट, वहाँ पर अभी विथ होल्ड हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा अपोज हुआ उस बिल का। और वो बिल क्या था कि वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं उनको जो इंडस्ट्री है, कंपनी है, वहाँ पर आरक्षण देने की बात की गई थी 50% और 70% का। लेकिन उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा अपोज हुआ, कंपनियों ने भी अपोज किया, अपोजिशन पार्टी ने भी, और अभी उस बिल को विथ होल्ड किया गया है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या एंगल है और क्या प्रोविजंस रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे स्टेट्स ने इस तरीके के बिल लाए हैं और उन पर क्या प्रोसीडिंग हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ के साथ में दूसरा जो आर्टिकल है, जैसे कि केरला के बारे में आपको मालूम है कि साक्षरता की जब भी बात होती है तो केरला जो है वो हमेशा टॉप पे रहता है। साथ के साथ अगर आप बात करें कि कभी भी कोई भी नया अच्छा इनिशिएटिव लेने की बात हो, मोस्टली जो है वो समाज से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो, वहाँ पे केरला बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लेता है। और इसी कड़ी में एक और इनिशिएटिव केरला गवर्नमेंट ने लिया है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं जिनको बहुत ही छोटे क्लासेस में है, जो कि क्लास 3 में है, क्लास 5 में है, क्लास 7 में है और क्लास 9 में है, ऐसे बच्चों के जो टेक्स्ट बुक है उनके सिलेबस में जेंडर इक्वालिटी का टॉपिक जो है वो ऐड कर रही है केरला गवर्नमेंट। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे बाकी सारे स्टेट्स भी क्या है, एक तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं और एक तरीके से वैसा काम कर सकते हैं। पूरे समाज में जेंडर इक्वालिटी को लेकर के बच्चों में अवेयरनेस आएगी तो धीरे धीरे वो चीज़ें आगे चल करके उनकी लाइफ में भी वो चीज़ें बनी रहेंगी। इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा जो हमारा आर्टिकल रहने वाला है वो रहने वाला है किसके ऊपर में, जैसे ही डिज़ास्टर्स आते हैं तो उसके बाद में बहुत सारे लोग घरों से बेघर हो जाते हैं, उनकी लाइफ जो है डिस्टर्ब होती है, तो उनको क्या मिलना चाहिए कि इंश्योरेंस मिलना चाहिए। हमारे यहाँ अभी भी इंश्योरेंस की कहना चाहिए फैसिलिटी है, बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जैसे हम फसल बीमा योजना देते हैं, जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, नेशनल डिज़ास्टर होता है जिसकी वजह से फसलें ख़राब हो जाती हैं, तो उनको इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर इंडिया में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इनमें बहुत सारी कमियां हैं। इसको लेकर के एक आर्टिकल है, तो हर टॉपिक से रिलेटेड आपको अलग अलग डायमेंशंस में आज कुछ मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करके शुरू करेंगे सारे टॉपिक्स को। बट सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे हाईलाइट्स। ठीक है, सबसे पहले हाईलाइट जो है वो मैंने बात तो कर ली है, उसके बारे में देखते हैं। द प्रॉमिस ऑफ पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। तो ये मैं बात कर रही थी पैरामेट्रिक इंश्योरेंस क्या है। एक तरीके से जितना भी डिज़ास्टर होता है हमारे यहाँ पे उसको लेकर के अलग अलग कंपनियाँ जो हैं वो क्या करती हैं, इंश्योरेंस देती हैं। कई सारे राज्यों में भी इस तरीके के इंश्योरेंस है। इनमें क्या कमियाँ हैं, इंडिया के अंदर में क्या चीज़ें और होनी चाहिए सो दैट इसको और इफेक्टिव बनाया जा सके, इसके बारे में ये पूरा एडिटोरियल है। अगला जो एडिटोरियल है वो है अ बिहाइंड द सीन व्यू ऑफ केरलाज जेंडर सेंसिटिव। यहाँ पर जो केरला ने जेंडर सेंसिटिव एक टेक्स्ट बुक बनाई है, जिसमें मैंने अभी बात की कि वहाँ पर बच्चों को जो कि छोटी क्लासेस में है उनको बचपन से ही कुछ स्टोरीज़ के माध्यम से क्या किया जा रहा है, जेंडर इक्वालिटी बताई जा रही है। तो कैसे बताई जा रही है इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके पीछे का क्या कारण है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर कह लीजिए जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है कि जब समाज में बात आती है, सोसाइटी जो आपका टॉपिक आता है, तो आप वहाँ से भी इसको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 में जब आप सोशल जस्टिस वाला टॉपिक देखते हैं वहाँ से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। पहला जो आर्टिकल है ये आपके जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पूरा टॉपिक है उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। अगला जो है रॉन्ग हेडेड पॉलिसी द कर्नाटका बिल ऑन रिजर्विंग जॉब्स फॉर लोकल इन इज सेल्फ डिफीटिंग। तो यहाँ पर बात कर्नाटका में जो बिल लेकर के आई है वहाँ की गवर्नमेंट, जो कि लोकल रिजर्वेशन देने की बात कर रही है जॉब्स के अंदर, इसको लेकर के है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखेंगे हम, तो ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को अभी बहुत अच्छे से हम देखेंगे और यहाँ से हम एक जनरल जो है क्या करने की कोशिश करेंगे, एक अपनी समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेंस में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली, और फिर वहाँ पर आपके जो कहना चाहिए कि आपका व्यू क्या है इसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, बात करेंगे, लेकिन उसके पहले महात्मा गांधी जी का कोट देख लेते हैं। और ये कोट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है ये कह लीजिए, और अगर हर कोई इसको क्या करके इनकलकेट कर ले अपने जीवन के अंदर में तो क्या हो सकता है, समाज जो है वो हारमोनी हमेशा के लिए क्रिएट हो जाएगी। कभी कोई
कोई हिंसा होगी ही नहीं, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे ही। तो यहाँ पर बात की जा रही है इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। मतलब कि क्या, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड मीन्स ये है कि जितना आप सॉफ्ट रहेंगे ना, जितना आप कोमल रहेंगे अपने व्यवहार को लेकर के, जितने आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना ही आप ऊंचे उठेंगे और पूरी दुनिया को हिलाने का आपके अंदर जज्बा आ जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये नहीं कि दुनिया को ऐसा नहीं है कि लेकर के पृथ्वी को ही टर्न कर देना है। कहने का मतलब ये है कि आप जितने पोलाइट रहते हैं, जितने हम्बल रहते हैं ना, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी आपको उतना ही ऊंचा लेकर के जाती है। और जब आप इन चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, अपने अंदर लेकर के आ जाते हैं, जितना भी आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी आप बहुत हम्बल हैं, तो लोग आपका ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे और आपको हर जगह पे प्रेफरेंस मिलेगी। लोग यही कहेंगे कि भाई कितना समझदार इंसान है, इतनी सारी नॉलेज है, उसके बावजूद भी इतना डाउन टू अर्थ है, किसी भी किस्म का घमंड नहीं है, कोई भी बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है, ईगो नहीं है। इस तरीके की चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को शेक कर सकते हैं। इट मीन्स कि दुनिया भी बदल सकते हैं और अपनी एक मुकाम, अपना एक पहचान जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कोट को कोशिश करिएगा कि अपने अंदर ले करके आए। आप जितने भी ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो जाए, बट हमेशा डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर किसी के लिए आसान नहीं होती है। जैसे ही थोड़ी नॉलेज आती है, थोड़ा पैसा आता है ना, घमंड, ईगो अपने आप ही आ जाता है कि मैं क्यों सुनूं किसी की। बट ये चीज़ें अगर आप अपने पर्सनैलिटी से हटा करके जितना सॉफ्टनेस, जितनी पोलाइटनेस लाएंगे, आप उतनी ही ऊँचे उठेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, अब पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो आपके कर्नाटका गवर्नमेंट का जो बिल आया है उसको लेकर के बात की जा रही है। तो अभी क्यों अपोज हो रहा है इस बिल का, हमने बात की थी कल, एक न्यूज़ जो आता है शॉर्ट वीडियो, उसमें मैंने डिस्कस किया था इसको, कि यहाँ पर जो कर्नाटका गवर्नमेंट है वो 50% जो है, जो कि इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ हैं, वहाँ पर 50% का रिजर्वेशन कर्नाटका के जो लोकल सिटीजन्स हैं उनको देने की बात की है। किस फील्ड में, मैनेजमेंट। जैसे कि बड़े बड़े जो मैनेजर के पोस्ट होते हैं कंपनी में, उनमें जो है 50% रिजर्वेशन जो कर्नाटका के लोकल सिटीजन्स हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनको देने की बात की गई है। और 70% जो है, जिन कामों में बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर 70% रिजर्वेशन देने के लिए एक बिल लाने की बात कर्नाटका गवर्नमेंट ने की थी। लेकिन उसका बहुत अपोज हुआ और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का अपोज किया और फिलहाल उस बिल को क्या कर लिया गया, विथ होल्ड कर लिया गया कि अभी हम इसके ऊपर में और बातचीत करेंगे। जिन भी पार्टीज़ को इशू है उसके ऊपर में डिस्कशन होगा और उसके बाद चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट बेसिकली यहाँ पर मुद्दा क्यों निकल के आ रहा है, सबसे पहले बिल का नाम क्या है, तो यहाँ पर बिल का नाम है लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्री। यहाँ पर बात है कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल 2024। तो इतना लंबा चौड़ा जो इस बिल का नाम है, बेसिकली यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं बिल में ही कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और अदर जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पर जो है कर्नाटका के लोकल जो लोग होंगे, लोकल कैंडिडेट्स होंगे, उनको क्या है, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये बिल लाया गया है। ठीक है, लेकिन इसका अपोज क्यों हो रहा है, इसका अपोज एक टर्म के ऊपर में हो रहा है। बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 क्या कहता है। अब आप जो भी इस टॉपिक को सुन रहे हैं तो आपको तो ये चीज़ें समझ में आएगी, जिन्होंने भी पॉलिटी पढ़ी होगी उनको तो लगेगा कि चीज़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ही कि कोई भी राज्य अपने यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए अलग से प्रोविज़न कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये मुद्दा फंस क्यों रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल निकल करके क्यों आ रहा है, ये इसलिए निकल करके आ रहा है कि जो आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 है वो ये कहता है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, जो भी पात्रता डिसाइड की जाएगी किसी स्पेशल राज्य में, किसी स्पेशल वहाँ के व्यक्ति को नौकरी देने के लिए या फिर आरक्षण देने के लिए, तो वो जो पात्रता, वो जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, निवासी होगा। निवासी कहने का मतलब है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो उस राज्य के अंदर जन्मा हो या कभी बाहर से आकर के उस राज्य में बहुत सालों से रह रहा हो, अगर उसके पास में वहाँ के निवासी पात्रता एक सर्टिफिकेट जो होता है, अगर वो सर्टिफिकेट है पर्टिकुलर राज्य का निवासी होने की, तो उन सभी को क्या है, नौकरी में आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट का बिल आया है, इसमें बेसिकली कन्नड़ जो कम्युनिटी है उनके लिए ही प्रावधान किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये मुद्दा फंस गया है कि यहाँ पर जो है जन्म के आधार पर डिसाइड किया जा रहा है कि कौन निवासी है, वहाँ का लोकल सिटीज़न है या नहीं। इसका जो निर्धारण है वो किस बेस पे किया जा रहा है कि कौन कन्नड़ है या नहीं। कन्नड़ जो
यहाँ पर कर्नाटका में फॉलो किया जाता है, चाहे वो लैंग्वेज हो सबसे बड़ा, या फिर जैसे मलयाली होते हैं वो भी एक कास्ट होती है, तो बिल्कुल वैसे ही कर्नाटका में कन्नड़ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन देने का क्राइटेरिया सेट किया गया है उसमें बेसिकली जन्म के स्थान पर कन्नड़ ग्रुप को ही रिजर्वेशन देने की बात की गई है, और इसीलिए अपोज हो रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 क्लॉज 3 जो है वो कहता है कि निवास के स्थान पर किसी इंसान के लिए यहाँ पर कोई राज्य जो है वो स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है, आरक्षण दे सकता है, बट जन्म के आधार पर किसी के साथ में अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो वो वहाँ पर रह रहे ऐसे लोग जो कि कभी बाहर से आए हैं और फिर भी कर्नाटका के निवासी के रूप में पात्रता रखते हैं या वहाँ के निवासी हो चुके हैं, उनके साथ क्या हो जाएगा, उनके साथ गलत हो जाएगा, उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा। तो इसी को लेकर के ये पूरा मुद्दा जो है वो और ज़्यादा क्या हो रहा है, अपोज किया जा रहा है इसका। ठीक है, साथ के साथ में इंडस्ट्रीज़ का अपना एक महत्व है। इंडस्ट्रीज़ क्या कहती है कि अगर हम अपने मैनेजमेंट फील्ड में 50% का रिजर्वेशन केवल और केवल यहाँ की लोकल लैंग्वेज को दे दें, सपोज़ कि वहाँ की जो लोकल आबादी है वो इतनी ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, वेल स्किल्ड नहीं है, और अगर वहाँ पर हम मैनेजमेंट जैसे पोस्ट पे ऐसे लोगों को बिठा रहे हैं जो कि वहाँ के लोकल तो हैं बट उनके पास में उतनी नॉलेज नहीं है, जो कि किसी अदर स्टेट से आया हुआ इंसान हो जिसने टेक्नोलॉजी में या फिर किसी भी फील्ड में मास्टरी की हो, उसके पास अच्छा कमांड हो अपने फील्ड को लेकर के, तो हम उसके जगह पे किसी लोकल व्यक्ति को जो कि इस फील्ड में नॉलेज कम रखता है, अगर उसको हम अपनी कंपनी में रखेंगे, अपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री में रखेंगे, तो वहाँ पर फैक्ट्री की इंडस्ट्री की जो परफॉर्मेंस है वो तो गिर जाएगी। तो इस सभी चीज़ों को लेकर के जो इंडस्ट्रियल ग्रुप जो है वो भी क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी है, साथ के साथ में यहाँ पर दो आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी इसका अपोज कर रही हैं। दूसरा मैटर क्या है कि ऐसा नहीं है कि कर्नाटका ने इस तरीके का कोई बिल बनाया है, ऐसा करने वाला कर्नाटका पहला हो। इसके पहले हरियाणा में भी इस तरीके का बिल बन चुका है, आंध्र प्रदेश में 2019 में इस तरीके का बिल आया था, हरियाणा में 2020 में इस तरीके का, और रिसेंट में लास्ट ईयर झारखंड में भी इस तरीके का बिल आया था। और अगर हम बात करें कि ये सारे बिल उनकी स्थिति क्या है, तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश सभी जो बिल हैं अभी कोर्ट में हैं। ठीक है, तो मतलब ये बात है कि रिजर्वेशन के जितने भी अलग अलग स्टेट्स ने ट्राई किया है इस तरीके का, जहाँ पर लोकल जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात की गई है, वो सारे मुद्दे अभी कोर्ट में चल रहे हैं। तो ऐसे भी ऐसी पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है जिसके ऊपर में क्लियर कट कोई डिसीजन बैठ ही ना पाए। और यहाँ पर हरियाणा वगैरह जो है वहाँ तो 70 to 75% का रिजर्वेशन वहाँ के सिटीजन्स को दिया जा रहा है, जो कि क्या है बाकी सारे जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं या फिर बाकी स्टेट्स के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके साथ भी क्या है कहना चाहिए भेदभाव है। दूसरी चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 50% का क्राइटेरिया है उसको भी ओवर रीच कर रहे हैं। तो इस तरीके के जितने भी बिल अभी तक आए हुए हैं वो सभी के सभी कोर्ट में ही पेंडिंग है, तो इसलिए जो है ये बिल और भी इफ़ेक्टिव नहीं हो रह जाता है बेसिकली। और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चीज़ें जा रही हैं, तो ऐसे भी इस बिल की जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा रह नहीं जाएगी। ये जो बात है वो की जा रही है इस एडिटोरियल के अंदर में। तो आई होप आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि क्या बात है, क्या मुद्दा है और क्या क्या इसके एंगल्स हैं इसके बारे में। तो अब अगर आपसे कोई अगर पूछे इस टॉपिक पे आपका व्यू, तो आपके पास में एक व्यू है कि भाई देखिए इस तरीके की चीज़ों से एक तो इंडस्ट्री की जो परफॉर्मेंस है वो भी गिर सकती है, और दूसरा जो है वो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो ही रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें मेंशन है निवास के स्थान पर, उसकी जगह पे हम कन्नड़ या फिर पर्टिकुलर ग्रुप जो कि जन्म के स्थान पर पर्टिकुलर वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको हम शामिल कर रहे हैं, तो ये हम कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, अपनी समझ को बता सकते हैं। ठीक है, अगला ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक अलग एंगल, अलग आपको सोचने का नज़रिया देगा। ये बेसिकली किस से रिलेटेड है, तो जीएस पेपर 3 में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जब भी हमारे यहाँ पर डिज़ास्टर आता है तो आपको मालूम है कि कितने बड़े लेवल पे इंडिया को इफ़ेक्ट करता है डिज़ास्टर। क्यों इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि अगर आप अदर कंट्रीज़ जो हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ से या फिर ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, अगर आप उनसे तुलना करें हमारे इंडिया की, तो आपको इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में और इस तरीके के डिज़ास्टर को एक तरीके से रोकने के लिए जो मैनेजमेंट, जो सिस्टम होना चाहिए, मैकेनिज़्म होना चाहिए, उसमें आपको हर मामले में कुछ ना कुछ कमी दिखाई देगी। और यही कारण है कि हर साल हमें पता होता है कि बिहार की कोसी नदी में बाढ़ आनी ही आनी है, लेकिन फिर भी हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं रह जाता उस चीज़ का, और हर साल बाढ़ आती है और लाखों घर जो है वो बह करके चले जाते हैं। सेम प्रॉब्लम होती है, हमें मालूम है कि हर साल जब मानसून लौटता है, तमिलनाडु
तमिलनाडु में बहुत बारिश कराएगा। हर साल जब मानसून आता है दक्षिण पश्चिम हवाओं से, तो वहाँ पर क्या होगा, केरला में सबसे ज़्यादा बारिश कराएगा और वहाँ पर बाढ़ लाइक कंडीशन हो जाती है, फ्लड लाइक कंडीशन होती है। लेकिन फिर भी हमें ये सारी चीज़ें मालूम होने के बावजूद भी, जबकि केरला और तमिलनाडु बहुत डेवलप्ड स्टेट्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, उन चीज़ों को नहीं कम कर पाते हैं। कहना चाहिए कि हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं, वो मैकेनिज़्म नहीं ला पाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, डिज़ास्टर आता है और वहाँ नुकसान होता है, और उसका जो भरपाया है सारी चीज़ें वो स्टेट को भी करनी पड़ती है, प्लस जो लोग हैं, जो कॉमन जनता है, उनको भी करना पड़ता है। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है वो किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस के बारे में। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बेसिक चीज़ है ना, नष्ट होने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि कभी भी बाढ़ आया, डिज़ास्टर आया, तो उसमें जो है घर चले जा रहे हैं, या फिर फसलों को नुकसान हो रहा है, या फिर कोई डिजीज़ फैल गया, उसकी वजह से हेल्थ का एक तरीके से क्राइसिस आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो इंश्योरेंस दिया जाता है बेसिकली डिज़ास्टर के ऊपर में बेस्ड, उसको ही कहते हैं पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसमें जो है सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो जोखिम किससे हो रहा है, रिस्क किससे आ रहा है, डिज़ास्टर की वजह से आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ बात की गई है कि यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 2023 जैसे हमें मालूम था कि सबसे गर्म जो साल था, और इसकी वजह से जब यहाँ पर एस्टिमेट किया गया तो यहाँ पर पता चला कि नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से लगभग $280 बिलियन का जो नुकसान है वो हुआ है इस साल। ठीक है ना, तो यहाँ पर $280 बिलियन का ये जो नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, और ये हुआ क्यों है, ये हुआ है डिज़ास्टर की वजह से। और कौन सा डिज़ास्टर, क्योंकि 2023 बहुत ज़्यादा गर्म रहा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर बोला गया है कि ऑफ विच ओनली अबाउट 100 बिलियन वॉज इंश्योर्ड, और इसमें जो ये $280 बिलियन का नुकसान हुआ है ना, इसमें केवल और केवल $100 बिलियन ही जो थे ऐसे चीज़ें थी, ऐसे कहना चाहिए कि ज़मीन थी, या फिर क्रॉप्स थी, या फिर लोगों का हेल्थ वगैरह था, केवल $100 बिलियन का ही जो चीज़ें थी ना, वहाँ पर क्या था, इंश्योरेंस था। यानी कि अगर मान लीजिए $280 बिलियन का नुकसान हुआ है, तो लोगों को केवल और केवल $100 बिलियन ही वापस मिलेंगे इंश्योरेंस के थ्रू। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर 10 एकड़ की किसी के पास ज़मीन थी, मान लीजिए 280 एकड़ की किसी के पास ज़मीन थी, तो उसमें से केवल और केवल 100 एकड़ ज़मीन पे ही इंश्योरेंस था उस व्यक्ति के पास में। अब यहाँ पर 180 एकड़ की ज़मीन जो पानी में बह गई या फिर जो फसल बर्बाद हो गई, उसका कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी भरपाया जो है वो किसी किसान को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास में केवल और केवल 100 एकड़ ज़मीन का ही इंश्योरेंस था। ठीक है ना, ये बेसिकली आसान भाषा में समझने वाली बात है। तो यहीं पर ये बोला जा रहा है कि हमारे इंडिया के अंदर में ये जो डिज़ास्टर की वजह से जो इतना नुकसान होता है ना, उसका इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही कम है, और इसके ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हो, चाहे जितना भी मैकेनिज़्म है हमारे यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखने के लिए बात की गई है। अगर वर्ल्ड वाइड भी बात की जाए तो भी इस तरीके की स्थितियाँ हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड क्या होती है चीज़ें, जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ स्पेशली, तो उनके पास में इतना मैकेनिज्म होता है ना कि वो वापस से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलप कर लेते हैं। जैसे आपको मालूम है कि जापान एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है ना, होन्सू, होकाइडो, शिकोकू, ये सारे जो उसके आइलैंड्स हैं, छोटा सा वो देश है, लेकिन फिर भी उनको मालूम है कि वो पैसिफिक ओशन वाला जो पूरा रीजन है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या है अर्थक्वेक्स आते हैं, और वो रिंग ऑफ फायर के पास भी आता है पैसिफिक ओशन में। लेकिन फिर भी वहाँ पर इतने अर्थक्वेक आने के बावजूद भी जापान क्या है उन सारी चीज़ों से ओवरकम कर जाता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि बाढ़ की वजह से या फिर इतना सुनामी वगैरह आने की वजह से जापान की इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना डेवलपमेंट उन्होंने कर रखा है कि उन चीज़ों से वो बहुत जल्दी उबर जाते हैं। लेकिन इंडिया में जो है सिनेरियो कुछ अलग है। यहाँ पर तो अगर बाढ़ आ जाती है ना तो कितने सारे घर बह जाते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ तहस नहस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यही बात की गई है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं की गई हैं, लेकिन जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। यहाँ पर बात की गई है कि 2023 में अर्थक्वेक, साइक्लोन और जो हरिकेन्स आए हैं ना, जो हरिकेन्स होते हैं, चक्रवात, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसकी वजह से जो इंस्टेंट रिलीफ है वो, अगर मान लीजिए मोरक्को जैसी कंट्रीज़ है, वहाँ पर क्या हुआ कि 6.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और इसकी वजह से मोरक्को को बहुत लॉस हुआ। लेकिन उस कंट्री ने $275 मिलियन का जो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कर रखा था, और इस इंश्योरेंस कवर की वजह से उसको वर्ल्ड बैंक से पैसे मिल गए। तो यहाँ पर क्या
हुआ कि मोरक्को में भी आया 6.8 जो इंटेंसिटी का अर्थक्वेक। आप समझ लीजिए 6.8 इन मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना, आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को गिराने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि उसके पास में इंश्योरेंस कवर था, वर्ल्ड बैंक से उसको पैसे मिल गए और वापस उसने क्या कर लिया होगा, अपना जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर ली होगी। बट इंडिया के अंदर में ये जो कवरेज है वो बहुत कम है। यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया में स्पेशली जो है अभी जो पैरामेट्रिक पॉलिसी है इंडियन गवर्नमेंट की, उसके तहत केवल और केवल क्रॉप्स जो है ना उनको ही इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर बाकी सारी चीज़ों में इंश्योरेंस दिया भी जाता है तो वो बहुत मिनिमल है, एकदम बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन क्रॉप वगैरह में अभी जो है वो दिया जाता है इंश्योरेंस, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बारे में आपको पता होगा कि पीएम फसल बीमा योजना में क्या होता है, कभी भी अगर बारिश कम हुई या बारिश ज़्यादा हुई, इसकी वजह से फसल जो है वो अगर ख़राब हो जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, उनको कंपनसेट करती है। तो यही बात बोली गई है कि इंडिया के अंदर भी चीज़ें हैं बट बहुत कम, और स्पेशली पर्टिकुलर किसी किसी एरियाज़ में, जबकि यहाँ पर हर एरिया को क्या करने की ज़रूरत है, समाहित करने की, इंक्लूसिव एक डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि केवल और केवल किसानों की लाइफ नहीं लॉस होती है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर आम आदमी जो कि अपना डे टू डे काम कर रहा है उसकी भी जान जा रही है, मजदूर है उसकी भी जान जा रही है, वो भी घरों से बेघर हो रहे हैं। हेल्थ जो डिजीज़ अगर फैलती है, बीमारी बाढ़ वगैरह की वजह से या बारिश की वजह से, तो वो बहुत बड़े लेवल पे क्या करती है, सभी लोगों को इम्पेक्ट करती है। तो पर्टिकुलर किसी एक फील्ड पर ध्यान देने से अच्छा है कि सभी फील्ड के ऊपर में ध्यान दिया जाए, इसमें इस आर्टिकल में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये की गई, साथ के साथ में यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अभी जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह है, तो नागालैंड जो है इसने एक तरीके का इनिशिएटिव लिया था और नागालैंड ने जितने भी डिज़ास्टर होते हैं वहाँ पर उन्होंने इंश्योरेंस देने की बात की थी। बट बात यह है कि जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो कि इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड कराती हैं, वो भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक इंसेंटिव नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये इंश्योरेंस वापस लेने के या फिर उसको कंपनसेट करने का प्रोसेस इतना लेंदी होता है ना कि ये चीज़ें अटक जाती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50,000 उसकी संपत्ति का 50,000 का उसने क्या किया है, इंश्योरेंस करवाया हुआ है, बट क्या है वो पैसे उनको उतनी जल्दी नहीं मिल पाते हैं, या फिर बहुत सारी कुछ कमियां निकल कर के आती है कि हम इतना ही दे पाएंगे, हम इतना नहीं दे पाएंगे। तो कंपनियां जो होती हैं, बीमा कंपनियां, वो भी क्या करती हैं, थोड़ा सा बीच में खेल जाती हैं, और इसकी वजह से जो है जो एक पैरामेट्रिक इंश्योरेंस का सही फ़ायदा जो है वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो यही बात है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, यहाँ पर बात की गई है। साथ के साथ में यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमें इफ़ेक्टिव यूज़ इंश्योर करना है तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे बात की गई है कि 5 फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर जो है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली तो क्या, प्रिसाइज थ्रेशोल्ड एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर वही बात की गई है, सबसे पहले जो है इंश्योरेंस वगैरह अगर देना है और इन सारी पॉलिसीज़ को, लॉ को इफेक्टिव बनाना है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, 5 फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो मॉनिटरिंग को बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, इन्हेंस करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि एक्सपीरियंस शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड टू इनकॉर्पोरेट रिलेशंस। यहाँ पर बात की गई है कि जो भी अनुभव होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो कॉर्पोरेट है जो कि इंश्योरेंस दे रहा है, तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय होना चाहिए। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, कहाँ पर जो कंपनियां हैं उनको कुछ नुकसान हो रहा है, या फिर कहाँ गवर्नमेंट है जो कि क्या डिमांड कर रही है कि उसकी जनता को क्या मिले। तो बीच में जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक इन चीज़ों को हम क्या नहीं कर पाएंगे, रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात है कि फॉलोइंग द मैंडेटरी बिडिंग प्रोसेस फॉर ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी, अ वाइड स्प्रेड रिटेल पे आउट, यहाँ पर बात की गई है डिसमिनेशन सिस्टम। साथ के साथ में एंड इंक्रीजिंग प्रीमियम पेमेंट, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स, यहाँ पर बात यही की गई है कि एक बिडिंग प्रोसेस होनी चाहिए, एक चीज़ें तय होनी चाहिए, तय मानक होना चाहिए कि अगर कोई इंश्योरेंस, कभी कोई डिज़ास्टर हुआ मान लीजिए, तो हाउस होल्ड्स को कितने प्रीमियम देनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए ऐसा तो नहीं कि इंश्योरेंस कंपनियाँ फ्री में आपको बांट देंगी बीमा, जब आप थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, पैसे वगैरह उनको देते रहेंगे, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो पे करते रहेंगे, तभी जा करके डिज़ास्टर के समय में आपको चीज़ें वापस मिल पाएंगी। तो वो चीज़ एक बिडिंग के थ्रू या फिर बातचीत करके, डिस्कशन करके आप एक सेट कर लीजिए कि किस डिज़ास्टर के लिए कितना लॉस होगा, तो उस पर कितना प्रीमियम कोई व्यक्ति को देना है, और उसके बाद में उसको लॉस के बाद कितने पैसे या फिर इंश्योरेंस जो है वो मिलेगा। साथ के साथ में वाइल दिस मोर डिफिकल्ट इन प्रॉपर पॉपुलेशन पैरामीटर्स इंश्योरेंस फॉर अर्थक्वेक इन न्यूजीलैंड एंड टर्की हैज शोन दैट इट कैन बी डन। यहाँ पर जो बात बोली गई है कि ये जो चीज़ें हम बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये हवाई बातें हैं और इसको नहीं किया जा सकता। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा, लास्ट टू लास्ट ईयर में भी टर्की में बहुत भीषण जो है वो भूकंप आया था, और इसी तरीके का कुछ काम जो है न्यूजीलैंड में भी हुआ था। बट अर्थक्वेक में जो न्यूजीलैंड और
टर्की जो है उन्होंने ये दिखा दिया, शो कर दिया कि भाई इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि आप क्या करें, गवर्नमेंट अपने लेवल पे साथ के साथ कंपनियां अपने लेवल पे एक कोऑर्डिनेशन बना करके चलें, और अगर सही इंश्योरेंस वगैरह चीज़ें होती हैं, प्रीमियम वगैरह सही से पे किया जाता है, तो लोगों को उसका इंश्योरेंस मिलेगा, और कितना भी डिज़ास्टर आ जाए, कितने भी बड़े लेवल पे, उन सारी चीज़ों को वापस से ठीक किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है, रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूरा मुद्दा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जितने फ्रिक्वेंटली अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गया, साइक्लोन आपका बहुत आता है। क्लाइमेट चेंज में आपने देखा कि वार्मेस्ट जो है वो 2023 का ईयर रहा, 2024 भी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से डिज़ास्टर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर में आपका एक टॉपिक भी है सिलेबस में भी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, बिल्कुल अलग तरह से आज के ट्रेंड पे, और यहाँ पर आपको बहुत इफेक्टिव एक डाटा मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि पैरामेट्रिक बीमा होते क्या हैं। तो ये एक प्रकार का बीमा है जिसमें भुगतान विशिष्ट पूर्व निर्धारित मापदंडों या सूचकांकों के द्वारा शुरू किया जाता है, और न कि पारंपरिक क्षतिपूर्ति बीमा, है ना। तो यहाँ पर बात की जाती है कि पहले से ही जो है असेसमेंट कर लिया जाता है कि अगर कोई रिस्क आएगा तो कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है। मान लीजिए किसी एरिया में बहुत फ्रिक्वेंटली बाढ़ आती है, वहाँ पर पहले से एक कहना चाहिए कि असेसमेंट किया जाता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्स टू मैक्स कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो सकता है, और उस हिसाब से क्या एक बीच का रास्ता, कितना प्रीमियम होना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिसाइड होती है। और फिर क्या होता है, पैरामेट्रिक बीमा के अंदर में प्रीमियम वगैरह आप शुरू से पे करते होते हैं, और फिर आपको क्या मिलता है, क्षतिपूर्ति के रूप में। जब भी डिजास्टर आता है तो वो चीज़ें आपको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर पारंपरिक क्षतिपूर्ति बीमा नहीं होता है ये, यहाँ पर पहले से ही भुगतान की जाने वाली पूर्व निर्धारित मापदंड होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इससे क्या किया जा सकता है, नुकसान और क्षतिपूर्ति कुछ भी हुई हो आपको उतने पैसे मिलेंगे, क्योंकि भाई आपका जो पहले से ही स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया गया था, और उस हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि पैरामेट्रिक बीमा होता क्या है। अब इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, फ़ायदे यही होंगे कि गति और दक्षता आएगी। पहले से चीज़ें पता है, लोगों ने प्रीमियम करा रखा है, जैसे ही डिज़ास्टर हुआ पैसे हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास में, वो क्या करेगी, पैसे दे देगी। तो ये वाली चीज़ नहीं रह जाएगी कि हम पैसे मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है, या फिर जो कंपनियां हैं वो दे ही नहीं रही हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। भाई ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी कि एक सर्टेन जो क्राइटेरिया, एक मानदंड आपने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है और बता दिया है कि इतना जो है नुकसान होगा तो हम उस पर आपको इतना बीमा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फिर डिस्प्यूट वाली चीज़ ही नहीं रह जाती है, कोई ऐसा नहीं रहेगा कि कोई कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। हमें पता होगा कि अगर इतना का नुकसान होता है, मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी में से इतना हिस्सा बह करके चला गया, तो हमें इतना का नुकसान हो रहा है, तो उसके बदले में हमें इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, साथ के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, लचीलापन आ जाएगा। जाहिर सी बात है, पहले से ही चीज़ें मैंडेटरी सारी चीज़ें कर ली गई हैं, प्रावधान प्रोसेस सब फॉलो है, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि प्रोसेस जो है वो इंश्योरेंस देने का वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन हमने पहले से ही कर रखा है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये भी चीज़ है कि पैरामेट्रिक बीमा के कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या है, आधार जोखिम। कैसे, ये जोखिम किस तरीके के होंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर पैरामीटर या सूचकांक जो है, तो यहाँ पर चीज़ें पहले से ही पता लगाना कि पहले से ही पता हो हमें कि इतना डिज़ास्टर होगा। हमें नहीं पता है कि साइक्लोन की तीव्रता क्या होगी, हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन बनी जिसमें साइक्लोन की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो गई और उसने और ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया जो कि हमने एस्टिमेट किया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा हर समय में। ठीक है, साथ के साथ में कवरेज का गैप भी रहता है कि कई सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि क्या पता चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ट्रस्ट जो है वो नहीं आ पाता है, तो हर कोई जो जा करके इंश्योरेंस तो कराएगा नहीं कि कभी डिज़ास्टर आएगा तो फिर हमें उस पर पैसे मिले। तो ये कवरेज गैप जो है ना, इसकी वजह से भी क्या है, पैरामेट्रिक बीमा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एडिटोरियल क्या था, वहाँ पर हमने चीज़ें देख ली, पैरामेट्रिक बीमा के लाभ क्या हैं ये भी देख लिया, और उसका थोड़ा सा कुछ लिमिटेशंस है इसको भी हमने देख लिया। ठीक है, अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, यहाँ पर सोसाइटी और सोशल जस्टिस दोनों में ही आप क्या कर सकते हैं, इसको अपना यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली केरला गवर्नमेंट से रिलेटेड ये बातचीत की गई है और केरला ने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, और ये जो बुक्स पढ़ रहे हैं इसमें जो है एक नया चैप्टर जो है ऐड किया गया है, और वो क्या है, जेंडर इक्वालिटी का। जेंडर इक्वालिटी जनरली किस तरीके से, यहाँ पर एक तो यूनिक स्टोरीज़ के माध्यम से बच्चों में ये ज्ञान दिया जा रहा है, ये शिक्षा दी जा रही है कि जेंडर इक्वालिटी क्या होता है, या फिर समाज का जो एक सोशल टैबू बना हुआ है ना पहले से कि घर के किचन में महिलाएं ही काम करती दिखनी चाहिए, अगर पिता किचन में जा कर के काम कर रहा है तो सोचने वाली बात होती है ना।
यहाँ पर बेसिकली ये जो बुक्स हैं इनमें सिलेबस में बहुत छोटी क्लास से ही डाला जा रहा है स्टोरीज़ के माध्यम से, कि कोई 4 बच्चे हैं जो कि एक उनका फ्रेंड है साथ में पढ़ने वाला, उसके घर में गए और वो घर में जाकर के क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर जो फादर हैं वो किचन में उनके लिए कुछ स्नैक्स बना रहे हैं, उनके लिए कुछ खाना बना रहे हैं। तो जनरली ये सारी चीज़ें जो सुनने में बहुत अटपटी सी लगती है। हमेशा हमारा जो समाज है वो इस तरीके से बनाया गया है पैट्रियार्कल माइंडसेट, कि लड़का है ये थोड़ी ना किचन में काम करेगा। तो ये जो सोशल टैबू है ना वो बच्चों के दिमाग में भी बनी होती हैं, वो बचपन से चीज़ें देखते होते हैं तो उनको पता होता है। जैसे घर में जनरली अगर भाई हैं, जैसे कि कई फैमिलीज़ तो ऐसी हैं कि बहुत न्यूट्रल हैं, वो बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करते, लेकिन कई फैमिलीज़ आज भी ऐसी हैं अनफॉर्चुनेटली जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के साथ हैं। तो उनके साथ तो अभी भी यही चीज़ है कि जो घर के मेल हैं वो खाना खा रहे हैं तो उनके साथ फीमेल्स नहीं बैठेंगी, किचन में केवल फीमेल ही दिखनी चाहिए, पुरुष वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाएगा, वो खाना अपनी खाई हुई थाली भी उठा करके नहीं रखेगा। तो ये सारे जो सोशल टैबू है इसको तोड़ने के लिए केरला गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। और यहाँ पर बेसिकली जो चैप्टर्स हैं बच्चों के क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 7 और क्लास 9, यहाँ पर सिलेबस में कुछ स्टोरी टेलिंग के माध्यम से जेंडर इक्वालिटी के ऊपर में बच्चों को थोड़ी बहुत शिक्षा देने के लिए कुछ चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। तो बोला गया है अ बिहाइंड द सीन व्यू ऑफ केरला जेंडर सेंसिटिव टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि जो जेंडर सेंसिटिव टेक्स्ट बुक केरला ने बनाया है, जेंडर सेंसिटिव कहने का क्या मतलब है कि स्टोरी के माध्यम से, कि वहाँ पर किचन में फादर काम कर रहा है, अब सवाल यह है कि मदर कहाँ है, तो मदर का ये हो सकता है कि वो कहीं जॉब में है या फिर कुछ काम कर रही है, कुछ अदर वो एक्टिविटीज़ कर रही है, इकोनॉमिकल और बहुत सारी चीज़ें। तो इससे क्या होगा कि छोटी ही उम्र में बच्चों को ये पता होगा कि किचन में सिर्फ माँ का ही रोल नहीं है, पिता भी किचन में काम कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत छोटे से ही बच्चों के अंदर ये समझ विकसित होगी कि पुरुष और महिला दोनों ही बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बात है कि किचन में केवल माता ही रहेगी या फिर पिता ही रहेगा। तो इस तरीके से पहले से बचपन से ही जेंडर इक्वालिटी जब बच्चों के अंदर जाएगी तो डेफिनेटली जब वो बड़े होंगे तो उनका समाज उस तरीके से विकसित होगा, उनका जो माइंड है उस तरीके से विकसित होगा, तो वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा जेंडर न्यूट्रल रह पाएंगे। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए केरला का ये जो पूरा बहुत ही अच्छा एक तरीके से इनिशिएटिव है, डीप रूटेड यहाँ पर परसेप्शंस बनाए गए हैं। डीप रूटेड परसेप्शंस कहने का क्या मतलब है कि जो जड़ें बहुत मजबूत है ना पहले से ही, पैट्रियार्कल माइंडसेट कि पुरुष जो है वो ये करेगा, महिला जो है वो ये काम करेगी। और जनरली जैसे कि हम सेंसिटिविटी की जब बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि अरे लड़का है ये थोड़ी ना रोएगा, रोने का काम तो लड़कियों का है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हो बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं और इसकी वजह से जो पुरुष है जो रोना भी चाहता है ना वो रो नहीं सकता, अपने अंदर चीज़ें दबा करके रखनी पड़ती है उसको, क्योंकि समाज ने ऐसा बना करके रखा है कि भाई पुरुष है वो रो नहीं सकता, वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता, वो किचन में काम नहीं कर सकता, उसके लिए तो घर के बाहर की चीज़ें हैं। तो ये सारे सोशल टैबूज़ को तोड़ने के लिए जो केरला गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव चला रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी सारे स्टेट्स भी इससे क्या कर सकते हैं, एक लेसन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है, बट यहाँ पर बोला गया समटाइम्स अ डिफ़िकल्ट रोड। डिफ़िकल्ट रोड की बात क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो 2022 में ही क्या हो गया था, चालू हो गया था। और फर्स्ट रो में क्या किया गया था, एक तरीके से प्लान टू सेट बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर एट द सेम बेंचेस। तो यहाँ पर केरला में चीज़ें 2022 से चालू हो गई थी और तरह तरह से अलग अलग तरीके से जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए केरला गवर्नमेंट ने बात की थी कि एक ही बेंच पे मेल जो बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं सभी बैठे टुगेदर। जैसे जनरली क्या होता है स्कूलों में आपने देखा होगा, बहुत सारे स्कूल्स में बहुत हाई प्रोफाइल अगर नहीं है तो वहाँ पर लड़कों के लिए अलग रो होता है, लड़कियों के लिए अलग रो होता है। तो छोटी क्लास से ही बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि लड़कियों के साइड में लड़कियाँ ही बैठेंगी, लड़कों के साइड लड़के बैठेंगे। तो वो जो गैप है वो बचपन से ही बच्चों के अंदर में आ जाता है। फिर वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं, फिर अपने आप ही हमारे अंदर वो चीज़ आ जाती है कि अगर सामने कोई मेल है तो लड़कियाँ बात करने में अनकम्फर्टेबल हैं, अगर कोई फीमेल है तो लड़के बात करने में अनकम्फर्टेबल हैं। तो ये जो गैप होता है ना यही जेंडर इनइक्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से केरला गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन हमेशा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है क्योंकि सोसाइटी जो है वो अपोज करती है, बच्चों के पेरेंट्स जो हैं कई बार वो अपोज करते हैं क्योंकि डेफिनेटली उनका जो नॉलेज, उनका जो माइंड सेट है वो वैसे ही है जैसे आज से पिछले 10-20 साल पहले, क्योंकि उनकी स्कूलिंग वैसी हुई है, उनका पारिवारिक माहौल वैसा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत आसान तो नहीं थी केरला गवर्नमेंट के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए काम किया कि भाई चलो बच्चों को साथ बिठा नहीं सकते तो कम से कम ये चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं कि पढ़ाई के माध्यम से उनको थोड़ी बहुत कुछ नॉलेज दी जाए। तो जिस प्रकार का हमारा समाज है चीज़ें बहुत आसान तो नहीं है, बट डेफिनेटली अगर इस फील्ड में हम काम करें, हर स्टेट जो है काम करेगा इस तरीके से, तो
कल का जो समाज है आज से 10 साल 15 साल बाद कुछ अलग होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा केरला गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है। अब यहाँ पर बात की जाती है कि लैंगिक समानता होती क्या है, तो ऐसा मुद्दा होता है, लैंगिक समानता कहने का ही मतलब है कि सभी फील्ड में, चाहे वो जेंडर की बात हो, चाहे वो कहना चाहिए कि अधिकारों की बात हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो, इकोनॉमी, शिक्षा, पॉलिटिक्स, हर चीज़ में महिलाओं और पुरुषों के बीच में कोई भेदभाव ना रहे, तभी जाकर के लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स होते हैं। जब बात की जाती है इकोनॉमिक इक्वालिटी की, साथ के साथ में एजुकेशनल इक्वालिटी हो गया, पॉलिटिकल, तो यहाँ पर अलग अलग फील्ड में जब महिला और पुरुष के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा ना, तो उसी को आप जेंडर इक्वालिटी बोल देंगे कि भाई हर फील्ड में हमारे यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों समान है। जैसे शिक्षा की बात करें तो भाई अगर हम घर के लड़के को बाहर जा कर के पढ़ने के लिए अप्रूव कर रहे हैं, तो फिर महिलाओं को, बेटियों को भी आप बाहर जा कर के पढ़ने के लिए अप्रूव करिए। तो इस तरीके से लैंगिक समानता का मतलब क्या है कि जितने भी फील्ड हैं आपके, उसमें आपको पुरुषों के साथ में बिल्कुल महिलाओं को भी एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर के चलना है। ठीक है ना, अलग अलग जो सांस्कृतिक समानता होनी चाहिए, स्वास्थ्य की, कानूनी समानता, हर तरीके से, तभी जा करके जेंडर इक्वालिटी आ सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स थे, बहुत अच्छे से हमने इसको कोशिश की है डिटेल में डिस्कस करने की। ठीक है, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन भी हम कल मेंस का कर लेंगे इससे, तो ये पूरा जो टॉपिक है वो कवर भी हो जाएगा और रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो नोटबुक आइस चैनल को अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय एंड टेक केयर।